नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ECHR की, जिसका मतलब होता है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जैसे कि आप जानते हैं कि मानवाधिकार, तो इसका यूज़ क्या है, इसके और क्या क्या पार्ट्स हैं, इसको कि हम देखेंगे, जानेंगे। साथ ही हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। इसमें हम ये देखेंगे कि किस कारण से और किस वजह से इसका ओरिजिन हुआ, या वो कौन से एस्पेक्ट थे जो कि इस कन्वेंशन को लेकर के आए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे ECHR के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि राइट्स और फ्रीडम की जो ECHR के द्वारा जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, किस तरीके से हमें वो फ्रीडम और जो राइट्स हमें मिलते हैं ECHR के द्वारा, वो हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उन मशीनरीज़ की जो ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने का काम करती हैं। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटोकॉल्स की, जो कि प्रोटोकॉल नंबर 11 है, जो हमें बताता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, और या आप मेरे वीडियो पर नए हैं, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। जैसे कि हमने कहा था कि हिस्ट्री के बारे में पहले हम जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है और किस वजह से इसका ओरिजिन हुआ, क्या एस्पेक्ट्स थे कन्वेंशन को लेकर के आने के। तो हिस्ट्री को समझने के लिए हमें रीजनल ह्यूमन राइट्स को समझना पड़ेगा कि रीजनल सिस्टम होता क्या है। ये एक रीजनल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मैकेनिज़्म होता है जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने में, उसको इम्प्रूव करने में एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं रीजनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स की, ये क्या होते हैं। ये जो होते हैं, जिसमें कि हम एग्जांपल्स में देख सकते हैं ट्रीटीज़, कन्वेंशन एंड डिक्लेरेशन, जो कि हमारा क्या काम करते हैं, इसका एक ये पार्ट्स होते हैं और रीजनल सिस्टम कहलाते हैं। ये जो हैं, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को लोकलाइज करने में हेल्प करता है, मतलब लोकल एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। ये ट्रीटीज़ या कन्वेंशन के थ्रू ये सारे काम होते हैं। ठीक है। तो अब हम इसको एक बार हमने हिंदी में समझ लिया। अब जब आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली ये डेफिनेशन समझ में आएगी। रीजनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम आर रीजनल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैकेनिज़्म। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक तरीके के इसके मैकेनिज़्म होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रीजनल ह्यूमन राइट्स के, और ये एक प्ले एन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द प्रमोशंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जैसे कि इसके राइट्स को, हमारे ह्यूमन राइट्स के को प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, जिससे मैंने बताया ट्रीटीज़, कन्वेंशन एंड डिक्लेरेशंस हेल्प टू लोकलाइज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, निगलेक्टिंग द पर्टिकुलर ह्यूमन राइट्स कंसर्न ऑफ द रीजन। अगर हम बात करें, करंटली द 3 मोस्ट वेल एस्टैब्लिश्ड रीजनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम्स आर यूरोप, द अमेरिका एंड अफ्रीका। इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कन्वेंशन की। इसके अलावा और भी 2 कन्वेंशन हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं अमेरिका और अफ्रीका में। इसमें हम बात करेंगे कि जैसे कि हम बात कर चुके हैं, देख चुके हैं कि इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। फिर हम जो देखेंगे, इसमें पहला देखेंगे यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। जैसा कि हमारा टॉपिक ही यही है, तो इस पे ही हम बात करेंगे। हम बाकी 2 की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो यूरोपियन कन्वेंशन का है। जैसे कि हमने बात की, कुछ देश आपस में बात करते हैं, ट्रीटीज़ करते हैं, और अपने आप को सेव करने के लिए क्या करते हैं, एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को लोकलाइज करने के लिए यहाँ पे एक कन्वेंशन होता है, जो लोग मिलते हैं और बातचीत करते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और इसमें 3 तरीके के कन्वेंशन होते हैं, जैसे कि हमने पीछे अभी देखा, एक अमेरिका हो गया आपका, एक अफ्रीका हो गया, एक यूरोप हो गया, इन्होंने क्या काम किया कि हम बात कर रहे हैं ECHR की, इसमें कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे और किस तरीके से हम चीज़ों को लेकर के चलेंगे, और हम अपनी प्रोटेक्शन को लेकर के चलेंगे। हम एक ऐसा कन्वेंशन बनाते हैं।
यूरोपियन कन्वेंशन जो है उन कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है या उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो यूरोप काउंसिल के मेंबर्स हैं या फिर यूरोप से बिलोंग करते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ, द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स ECHR प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल इन कंट्रीज दैट बिलोंग्स टू द काउंसिल ऑफ यूरोप। मैं आपको पहले हिंदी में बता रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ ताकि जब आप इंग्लिश को पढ़ें, क्योंकि मेरे वीडियो में कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हिंदी मीडियम भी होंगे और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश मीडियम भी होंगे, ताकि वो दोनों को ही समझ में आए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के एक्सपेक्ट से। तो इसको आप प्लीज़ ध्यान से समझ के चलिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही, तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा, बहुत ईजी सा टॉपिक है ये। फिर दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं कि सबसे एक ये वहाँ पे बात आती है कि हम बात कर रहे थे कि मेंबर्स की कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। ये यूरोप के जो मेंबर्स होते हैं उसके जो बिलोंग करते हैं वो उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये कन्वेंशन। अब बात आती है कि इसमें मेंबर्स कितने होते हैं। जैसा कि अगला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं एग्ज़ाम के एक्सपेक्ट से कि ऑल 47 मेंबर्स स्टेट ऑफ काउंसिल हैव साइन द कन्वेंशन। इस कन्वेंशन को साइन करने वाले जो मेंबर्स थे टोटल उस स्टेट के काउंसिल के, वो 47 मेंबर्स थे। फिर इसके आप फुल नाम को भी लिख सकते हैं कि इसका जो फुल्ली नेम है, जिसको कि जिस नाम से जाना जाता है, इट्स फुल टाइटल इज़ द कन्वेंशंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। ओके, नाउ अभी हम बात कर लेते हैं इसके अगले कुछ एस्पेक्ट्स की। ये कन्वेंशन जो है पूरी तरीके से बेस्ड है यूनाइटेड नेशन के UDHR पर। The convention was based on the United Nations Universal Declaration of Human Rights and it was signed in Rome on November 4, 1950 and came into force on September 3, 1953। जैसा कि आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो कन्वेंशन है ये किस पर बेस्ड है, यूनाइटेड नेशंस के UDHR पर बेस्ड है, और इसको जो साइन किया गया था ये रोम में किया गया था नवंबर 4, 1950 यानी 1950 में, 4 नवंबर 1950। और ये पूरी तरीके से जो है फोर्स में आया या इम्प्लीमेंट हुआ या लागू हुआ, हम ऐसे कह सकते हैं, 3 सितंबर 1953 यानी कि 3 सितंबर ऑफ 1953। अब बात ये आती कि इस कन्वेंशन में कितने आर्टिकल्स और प्रोटोकॉल्स हैं। ये आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं कि 59 आर्टिकल्स और 16 प्रोटोकॉल्स हैं टोटल। The convention consists of 59 articles and protecting basic human rights with 16 protocols। यानी इस कन्वेंशन में जो है टोटल 59 आर्टिकल्स हैं और जो ह्यूमन राइट्स को हमारे प्रोटेक्ट करते हैं वो 16 प्रोटोकॉल्स हैं, 16 प्रोटोकॉल्स हैं। इसके लिए आप मेरा ECHR का एक वीडियो है जिसमें कि मैंने सारे राइट्स को, ह्यूमन राइट्स हमारे क्या क्या होते हैं ECHR में, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं राइट्स एंड फ्रीडम की, जो कि हमें ECHR प्रोवाइड करता है। पहला है हमारा राइट यहाँ पे, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। मीन्स हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार और जीने के साथ साथ एक लिबर्टी उसको चाहिए। तो ये याद रखिएगा कि लाइफ है तो लाइफ में लिबर्टी होनी चाहिए। फिर उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट, मतलब आप किसी के साथ में जीने का अधिकार है। जीने के बाद फिर ये वाली बात आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि लाइक आप किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, आप किसी को एक इनह्यूमन की तरीके से उसका ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हमें राइट दिया है कि आप एक ह्यूमन बीइंग के साथ ह्यूमन बीइंग की तरीके से ही बातचीत करेंगे। दैन उसके बाद आता है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। दैन उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम फोर्स्ड लेबर, आप किसी को ज़बरदस्ती वर्क नहीं करा सकते हैं, आप किसी से गुलामी नहीं करवा सकते हैं, स्लेवरी में आ गया। और आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं कर सकते हैं, ये आ गया फोर्स्ड लेबर में। फिर राइट टू फेयर हियरिंग, हर एक व्यक्ति को अपनी बातों को रखने का, कहने का, अपने मतों को रखने का पूरा अधिकार। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस, हर एक व्यक्ति को हमें ECHR में जो है ह्यूमन राइट्स जो आते हैं वो हमें ये अधिकार देते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपनी सोच का और अपनी बातों का, अपने भावों को प्रकट करने का उसको राइट दिया गया है। आगे देखते हैं हम
राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, यानी कि हर एक व्यक्ति को हमारे भारत में एक असेंबली, यानी कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है आप उसको किसको बताएंगे, एक असेंबली आप क्रिएट करेंगे, कुछ लोगों को इकट्ठा करेंगे आपको, तो उस चीज़ को अगर आप किस तरीके की बात कर रहे हैं तो आपको असेंबली करने का, एक पीसफुली असेंबली जिसमें आप किसी तरीके का भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं, तो पीसफुल असेंबली करने का भी आपको राइट है। फिर उसके बाद बात आती है राइट टू एजुकेशन, आपको शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। राइट टू मैरी एंड फाउंड अ फैमिली, देन आप अगर सोसाइटी में रह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, साथ ही साथ आपको शादी करने का भी अधिकार है, और अपनी फैमिली, शादी हुई है तो ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली को भी बढ़ाएंगे तो फैमिली को बनाने का भी आपको अधिकार मिलता है। फिर बात हम करते हैं राइट टू द पीसफुल इन्जॉयमेंट ऑफ हिज पोजेशन, आपको इन्जॉयमेंट अपना जो करना है वो शांति के साथ करने का अपने पोजीशन पे पूरा पूरा अधिकार है। अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, राइट टू रिव्यू ऑफ अ कन्विक्शन बाय अ हाई कोर्ट। ठीक है, ये तो हो गई बात हमारे कुछ राइट्स की। अब हम जो बात करेंगे मशीनरीज़ की, जैसा कि हमने देखा था कि किस तरीके से जो है हमने मशीनरीज़ जो हैं इसके जो ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने में इस तरीके का काम करती हैं। तो इसमें 3 मशीनरीज़ आती हैं। पहला है हमारा यूरोपियन कमीशन, दैन उसके बाद हम बात करेंगे यूरोपियन कोर्ट की, फिर हम बात करेंगे द कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम चलते हैं यूरोपियन कमीशन के पास। यूरोपियन कमीशन क्या है? यूरोपियन कमीशन was a commission who received complaints from parties through Secretary General. The commission could receive petition from any individual NGO parties. मतलब कि यूरोपियन कमीशन का जो रोल था ECHR में वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम पे यूरोपियन कोर्ट्स की उतनी पावर नहीं थी जितनी यूरोपियन कमीशन की थी। अब यूरोपियन कमीशन ही वो एकमात्र साधन था जो क्या काम करता था, जो कंप्लेंट्स को पार्टीज से सेक्रेटरी जनरल के थ्रू रिसीव करता था। ठीक है, और उसके बाद ये पिटिशन लेता था और जो भी केसेस होते थे वो उनको सॉल्व करता था और उनकी पिटिशंस को रिसीव वो की जाती थी। ठीक है, तो ये सारे काम किसके थे? यूरोपियन कमीशन के थे, और ये डायरेक्टली ना लेकर के किसके थ्रू, सेक्रेटरी जनरल के थ्रू, या फिर जो भी जो कमीशन जो कुड रिसीव पिटिशन फ्रॉम एनी, मतलब इंडिविजुअल के थ्रू भी ये लेते थे केसेस, या फिर NGOs के थ्रू या पार्टीज़ के थ्रू, इस तरीके से होती, क्योंकि उस समय यूरोपियन कोर्ट उतना पावर में नहीं था। अब हम बात करते हैं यूरोपियन कोर्ट की। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ अ regional human rights judicial body. The court began operating in 1959 and has delivered more than 10,000 judgments regarding alleged violations of the Europe Conventions on Human Rights. मतलब कि हम इसको अगर सिंपल भाषा में ऐसे समझें कि यूरोपियन जो कोर्ट है वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जुडिशियल बॉडी थी, और ये जो कोर्ट था इसका जो काम शुरू हुआ था वो 1959 में शुरू हुआ था, और इन्होंने हैज़ डिलीवर्ड मोर देन 10,000 जजमेंट रिगार्डिंग ए लीग वायलेशन, जो मतलब यूरोपियन कन्वेंशन जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड थे, जो उसके वायलेशन के लिए जो भी जजमेंट्स होते थे उन्हें 10,000 से भी ज़्यादा इन्होंने सॉल्व किए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द यूरोपियन कोर्ट इज़ ऑफन कॉल्ड द स्ट्रासबर्ग कोर्ट, इसको स्ट्रासबर्ग कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड पॉइंट है the court has jurisdictions to decide complaints application submitted by individuals and states concerning violation of the conventions of the protection of human rights and fundamental freedoms। मतलब कि इसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल को जो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता था, एक कोर्ट के पास जो है एक पावर है जो कि इंडिविजुअल और स्टेट्स के थ्रू जो है कंप्लेंट को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके थे कि जो वायलेशन होता है, जिस तरीके से कोई अगर किसी तरीके का वायलेशन हो रहा है तो उससे बचने के लिए यूरोपियन कोर्ट अपने काम करती थी। अब हम बात करेंगे द कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स की। द कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स वॉज एम्पावर्ड टू डील with merits of cases, and along with that it ensuring that government compile with the court's judgment। अब जो कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स का काम क्या था,
ये जो काम थे वो मेरिट्स के बेस पे करते थे कि जो इस पे मेरिट के बेस पे जो केसेस आते थे उनको उनका डील करने का काम होता था। ये डिसाइड करना था कि उसके साथ ही साथ जो है इनका काम ये भी होता था कि कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है उसको कंप्लाई करें, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम भी ये होता था। तो ये हमने देखे अभी तक के हमारे सारे जो चीज़ें हमने देखी, हमने क्या क्या देखा हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन। यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कोर्ट एंड द कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स, ये क्या है? मशीनरी हैं जो कि सारे रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है। किसमें? ECHR में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा वो है प्रोटोकॉल नंबर 11। इसका जो मेन काम था ना वो ये था कि इसने जो है जब ये प्रोटोकॉल नंबर 11 जब आया ना तो इसने कमीशन ने जो राइट्स और लिबर्टी जो दी थी इसको इन्फोर्समेंट के लिए, जो मशीनरी बनाई गई है ना उसको रैशनलाइज करना और फिल्टर करने का काम करती थी प्रोटोकॉल नंबर 11। ठीक है, यही वो प्रोटोकॉल है जिसे कि यूरोपियन कमीशन और मिनिस्टर की जो कमेटी थी ना उसके काम को ख़त्म कर दिया था। और अब यूरोपियन कोर्ट था वो अब जो है फुल टाइम परमानेंट काउंसिल में बदल गया था। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। प्रोटोकॉल 11 aims to rationalize the machinery for enforcement of rights and liberties guaranteed by the convention। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसका काम क्या था, यूरोपियन कमीशन और मिनिस्टर्स का जो था काम इन्होंने ख़त्म कर दिया था। और क्या किया था इन्होंने कि ख़त्म कर दिया था। अब यूरोपियन कोर्ट था जो क्या कहता वो फुल टाइम परमानेंट कोर्ट में बदल गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता था यूरोपियन कोर्ट हैज़ बिकम द फुल टाइम परमानेंट कोर्ट। द कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स इज़ नो लॉन्गर empowered टू डील विद द merits ऑफ केसेस। यानी कि अब जो है ये कमेटी मिनिस्टर्स के पास अब ये पावर नहीं रह गई थी कि वो किसी भी केस को डील करें। अब जो केसेस थे वो ह्यूमन राइट्स को जो वायलेट करते थे वो डायरेक्टली अब किसके पास जा रहे थे? वो परमानेंट कोर्ट में जाने लगे थे और वहीं जो है डील होने लग गए थे। ये तो थे सारे इसके पार्ट्स। अब प्रोटोकॉल 11 ने जो क्या किया था, यूरोपियन कमीशन कमेटी का जो पावर थी ना वो कम करके जो है सारी पावर जो थी किसको दे दी थी? वो यूरोपियन कोर्ट को दे दी थी, ट्रांसफ़र कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी पावर में जो है इंक्रीमेंट हुआ था। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके। और अगर मैं फिर से बोलूँगा, आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।